नमस्कार, हेलो। हम हर हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की क्रिमिनल लॉ पे एक जजमेंट को समझेंगे। इस हफ्ते की जो जजमेंट है उसका नाम है प्रेम सिंह वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली। ये जजमेंट आई है 2 जनवरी 2023 को। 2 जज का बेंच था। जस्टिस दिनेश महेश्वरी ने ये जजमेंट लिखी है। इस केस में एक इंसान ने अपने ही 2 बच्चों को पहले गला दबा के उनको मारा, फिर उनकी बॉडी को नहर में फेंका। हैदरपुर कनाल, दिल्ली का ही केस है। और फिर ये दिखाने की कोशिश की कि ये एक्सीडेंटल ड्राउनिंग है। इस इंसान को अपनी बीवी पर शक था और उन्हें यह भी शक था कि ये दोनों बच्चे इनके ही नहीं है। इनकी वाइफ ने और इनके भाई ने प्रोसिक्यूशन की स्टोरी को सपोर्ट नहीं किया जहां तक इनके बिहेवियर की बात है। ट्रायल कोर्ट ने इनको दोषी माना, 302 और 201 की सजा दी। 302 आईपीसी, 201 आईपीसी। 302 मतलब मर्डर की सजा, इसमें उम्र कैद से लेके कैपिटल पनिशमेंट, मौत की सजा मिल सकती है। और 201 में जिसमें आप अपना सबूतों को छुपाते हो, इसमें 7 साल तक की भी सजा हो जाती है। तो ट्रायल कोर्ट ने इनको दोषी माना, हाई कोर्ट ने इनको दोषी माना, फिर ये सुप्रीम कोर्ट आए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं कैसे केस चला, क्या आर्गुमेंट्स हुए और सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया। तो इनके वकील ने, जो प्रेम सिंह है, इनके वकील ने सबसे पहली बात ये कही कि स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप की स्टोरी इनकी वाइफ के साथ, कि इनका रिलेशन सही नहीं था, ये प्रूव नहीं होती है जब वाइफ ने ही सपोर्ट नहीं की। तो इनके पास कोई मोटिव ही नहीं था जिससे ये अपने ही बच्चों का मर्डर करें। तो कोई मोटिव था ही नहीं जब स्ट्रेन रिलेशन की स्टोरी उनकी वाइफ ही सपोर्ट नहीं कर रही है। दूसरा रीजन, इनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी कि बच्चों के साथ क्या हुआ है। सिर्फ ये वजह नहीं हो सकती इनको कन्विक्ट करने की, इनको दोषी ठहराने की। फिर उन्होंने कहा कि ये मेंटली अनसाउंड थे, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड थी, और ट्रायल कोर्ट को सेक्शन 329 सीआरपीसी इसका प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए था। अब 329 सीआरपीसी क्या होती है? उसमें अगर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है तो मेडिकल एविडेंस के आधार पर ट्रायल कोर्ट एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं। वो प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ। अब इनके ही वकील ने बताया कि रिहेबिलिटेशन सेंटर में इनका डी एडिक्शन का इलाज चल रहा था, एल्कोहल का, शराब भी थे, बहुत ज़्यादा शराब पीते थे, तो इलाज चल रहा था। और इनको बिना एडवाइस के ही इनको डिस्चार्ज कर दिया गया। तो सज़ा के बाद भी इनका इलाज चला है, दिमागी इलाज चला उनका। अब स्टेट के वकील ने क्या कहा? स्टेट के वकील ने कहा कि बच्चों को आखिरी बार इनके साथ देखा गया था, इनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी, और इन्होंने ना सिर्फ एक्सप्लेनेशन नहीं थी, इन्होंने झूठी कहानी भी गढ़ी, एक्सीडेंटल ड्राउनिंग की। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड जो है वो क्राइम के टाइम पर देखा जाएगा, जेल में क्या हुआ वो नहीं। तो ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने सही इनको दोषी ठहराया है। अब आइए समझते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इन आर्ग्यूमेंट्स को कैसे एड्रेस किया और क्या रीजनिंग दी और क्या फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी कहानी, एक एक एविडेंस को अच्छे से समझा है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि 2 बच्चे थे इनके, जितेश और सनी। जितेश 9 साल के थे, सनी 6 साल के। इनको हैदरपुर कनाल में मौज मस्ती करने के लिए लेके गए, फिर इनको गला दबाकर उनको मारा, फिर डेड बॉडीज को नहर में फेंका। ठीक, फिर ये दिखाने के लिए कि एक्सीडेंट था, यूं नहर में कूदे हैं, थोड़ी देर तक तैर के गए हैं, फिर बाहर आए, उस हैदरपुर वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के स्टाफ के पास गए, उनको उन्होंने पूरी कहानी बताई कि क्या क्या हुआ। फिर उसके बाद वो पास ही एक पेट्रोल पंप था, वहाँ पे जाके उन्होंने ये सारी कहानी बताई है। फिर 100 नंबर पर फ़ोन किया उन्होंने पुलिस को। पुलिस जब आई उन्होंने ये पूरा वर्जन बताया कि बच्चे जो एक्सीडेंटल ड्राउनिंग से मरे हैं। अब पोस्टमार्टम में आया कि डेथ जो है वो मैनुअल स्ट्रेंगुलेशन के कारण, इंसान के गला दबाने से, एस्फेक्सिया से हुई है। एस्फेक्सिया में होता है कि जब ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी नहीं होती और इंसान मर जाता है उनसे। पोस्टमार्टम में आया कि जो मौत जो है वो ड्राउनिंग से नहीं हुई है, एस्फेक्सिया ड्यू टू मैनुअल स्ट्रेंगुलेशन। अब शक जो है वो फादर पर गया। पुलिस ने इंटेरोगेशन की, इन्होंने अपना गुनाह कबूल किया। इन्होंने बताया कि वाइफ पर इनको शक था, इनको लगता था ये बच्चे इनके नहीं हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने गवाहियों को समझा। इनकी वाइफ के 2 अंकल थे, मामा, उन्होंने अपनी गवाही में के दौरान बताया कि स्ट्रेन्ड रिलेशन थे, इनकी वाइफ के साथ मारपीट गाली गलौज करते थे, रिश्ता इनका सही नहीं था। एक मामा ने बताया कि बच्चों को इलेक्ट्रिक शॉक देकर पहले भी मारने की कोशिश की थी इस इंसान ने, प्रेम सिंह ने, और इनका बिहेवियर जो है अपने बच्चों के प्रति एबनॉर्मल था। उनको स्कूल से भी निकलवा लिया था इन्होंने, तो पढ़ने ही नहीं दिया था। लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन में उसी मामा ने ये बताया कि इन्होंने कभी पुलिस से कंप्लेंट नहीं की और इनके सामने कभी मारपीट नहीं हुई, और
ना वाइफ से हुई ना बच्चों से मारपीट हुई, और सिर्फ जब वो घर आती थी प्रेम सिंह की वाइफ, सिर्फ तभी मारपीट की कहानी बताई गई है। अब फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हैदरपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर गए हैं, ये पक्का है। पेट्रोल पंप वाले स्टाफ से मिले हैं, उस एम्प्लॉय से मिले हैं, ये पक्का है। ये फैक्ट्स पर कोई डाउट नहीं है, इनमें कोई, ये अनडिस्प्यूटेड फैक्ट्स हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया। फिर एक जजमेंट का नाम लिया, काफ़ी फेमस जजमेंट है, शरद बिरदीचंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 1984 का केस है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसमें डिटेल में इस जजमेंट को समझाया गया है। इसमें जब भी सर्कमस्टांशियल एविडेंस हो, सर्कमस्टांशियल एविडेंस होता है जब डायरेक्टली किसी ने क्राइम करते हुए ना देखा हो और सर्कमस्टांसिस से आप वो क्राइम प्रूव कर रहे हो। तो सर्कमस्टांसिस के लिए ये लैंडमार्क केस है, शरद बिरदीचंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें पंचशील या 5 प्रिंसिपल्स बताए गए थे कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस में क्या चीज़ प्रूव करनी होती है। उसमें पहला था कि जो सर्कमस्टांसिस हैं वो फुल्ली एस्टेब्लिश्ड होने चाहिए, मस्ट बी एस्टेब्लिश, ना कि मे बी एस्टेब्लिश। तो सर्कमस्टांसिस पूरी तरह एस्टेब्लिश हो। दूसरा, वो सर्कमस्टांसिस सिर्फ गिल्ट की तरफ इशारा कर रहे हो। तीसरा, वो सर्कमस्टांसिस पक्के हो, कंक्लूसिव हो। फोर्थ, कि कोई और हाइपोथेसिस, कोई और वर्जन पॉसिबल ही ना हो। लास्ट, वो चेन जो है सर्कमस्टांसिस की वो पूरी तरह कंप्लीट होनी चाहिए, कि ऐसा लगे, वो सर्कमस्टांसिस ऐसा दिखाएं दैट इट मस्ट शो दैट इन ऑन ऑल ह्यूमन प्रोबेबिलिटी दैट एक्ट मस्ट हैव बीन कमिटेड बाय द अक्यूज्ड, कि इसे पक्का लगे कि इन ऑल ह्यूमन प्रोबेबिलिटी वो एक्ट जो है वो उसी अक्यूज नहीं किया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक सेक्शन 106 एविडेंस एक्ट का वो भी बताया, उसमें कोई फैक्ट अगर आप ही की नॉलेज में हो, वो आप पर जिम्मेदारी होती है उसको एक्सप्लेन करने की। जैसे इस केस में इस इंसान को बताना था कि क्या हुआ, वो एक्सप्लेन इनको करना था, और ये एक्सप्लेनेशन ना दे पाना, ये भी एक एडिशनल लिंक हो जाता है उस चेन में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि बच्चों की अननेचुरल डेथ है, ये पक्का है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से आया है, क्लियर है। ड्राउनिंग से नहीं हुई है डेथ, मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन से हुई है। डेड बॉडीज को फिर फेंका गया है। बच्चों को आखिरी बार फादर के साथ देखा गया है, ये पक्का था। और वाइफ ने जिन्होंने प्रोसिक्यूशन की स्टोरी को सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने भी ये मानना है कि वो बच्चों को आखिरी बार फादर के साथ छोड़ के अपने अंकल के घर आ गई थी। अब 3 इंडिपेंडेंट विटनेस, 2 उस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर थे और एक जो पेट्रोल पंप पर था, इन्होंने भी पूरी इस कहानी को सपोर्ट किया। उन्होंने बताया क्या क्या चीज़ें कैसे हुई हैं। तो इन्होंने एक्सप्लेन करने की बजाय फॉल्स स्टोरी बुनी, एक झूठी कहानी रची। खुद वो नहर में कूदे हैं, थोड़ी देर तक तैर के गए हैं, फिर बताया कि बच्चे उनके डूब गए हैं, जबकि पोस्टमार्टम में साफ आया कि मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन से उनकी डेथ हुई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चेन जो है वो कंप्लीट है सर्कमस्टांसिस की। फिर मोटिव पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चों के मामा ने बताया है, वाइफ के मामा ने बताया कि वो शक था, स्ट्रेन रिलेशन थे। फिर भाई ने भी प्रोसिक्यूशन, जिन्होंने उस इंसान के भाई ने जिन्होंने मर्डर किया, उसके भाई ने भी, उन्होंने भी प्रोसिक्यूशन की स्टोरी को सपोर्ट नहीं किया, लेकिन ये माना है कि स्ट्रेन रिलेशन था इन हस्बैंड वाइफ के बीच में। तो मोटिव ये था कि बच्चे इनके खुद के नहीं थे, ऐसा नहीं था कि मोटिव था ही नहीं इनके पास कोई। फिर सुप्रीम कोर्ट आखिर में मेंटल स्टेटस वाली बात पर आते हैं। मेंटल स्टेटस के आधार पे 2 आर्गुमेंट दिए गए। पहला तो सेक्शन 84 आईपीसी का, जिसमें अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की बात होती है, और कि अगर अनसाउंड माइंड है तो आपको दोषी नहीं ठहराया जा सकता। पर वो प्रूव करना वो दोषी पर होता है, एक्यूज्ड पर होता है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड को प्रूव किया जाए, चाहे उसका स्टैंडर्ड कम हो प्रूव करने का, लेकिन अनसाउंडनेस ऑफ माइंड प्रूव करने का की बेसिस वो उस इंसान पर होगा जो बोल रहे हैं कि मैं अनसाउंडनेस ऑफ माइंड था क्राइम के टाइम पे, जो कि इन्होंने नहीं किया। दूसरा जो आर्गुमेंट दिया था कि ट्रायल ही वैलिड नहीं है सेक्शन 329 सीआरपीसी के लिए, इसके लिए भी इन्होंने कोई एविडेंस नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको अल्कोहल एडिक्शन था सिर्फ, ये नहीं कि वो मेंटली अनस्टेबल थे। जो वो मैनेजर थे रिहेबिलिटेशन सेंटर के, उन्होंने भी बताया कि इनको दिमागी तौर पर ये ठीक थे, सिर्फ अल्कोहल का इनको एडिक्शन था, उसी का इलाज चल रहा था। तो कोई मटेरियल दिया ही नहीं जिससे 329 सीआरपीसी की का इनको बेनिफिट मिलता। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से इन्होंने पूरा क्राइम किया है, एक्सीडेंटल ड्राउनिंग दिखाई है, उससे कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि इनको अनसाउंडनेस ऑफ माइंड था। तो ना तो इनको सेक्शन 84 आईपीसी का फ़ायदा मिलने वाला है, ना सेक्शन 329 सीआरपीसी का फ़ायदा इनको मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जेल में इनका बिहेवियर कैसा है ये बाद की बात है, और जेल में भी
इनकी स्थिति संतोषजनक बताई गई है। क्राइम करते टाइम देखा जाएगा इनका साउंडनेस ऑफ माइंड था कि नहीं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अंत में कहा कि इनको बच्चों की हत्या, स्ट्रेंगुलेशन करके उनको फिर फेंका गया, और वो क्राइम की लाश छुपाने के लिए जो उनकी डेड बॉडीज़ को फेंका गया, इसका दोषी सुप्रीम कोर्ट ने इस इंसान को पाया, और जो ट्रायल कोर्ट ने सज़ा दी थी उम्र कैद, वो सज़ा कन्फर्म की। तो ये थी हमारी इस हफ्ते की सुप्रीम कोर्ट की क्रिमिनल लॉ पे जजमेंट। हम एक और जजमेंट को अगले हफ्ते आपके साथ समझेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।